8% ये करवाऊंगी। मैंने कहा कल भी आपको 8% पढ़वाए थे मैंने SIQ वाले पार्ट में, आज भी 8% करवाऊंगी जो सिंधी भाषा में सेकंड शिफ्ट में आए थे प्रश्न। कल हमने पढ़ दिया था SIQ का संचालन कौन सी किसके साथ हुआ है, 5 MOU की वो थे। इसको भी याद रखना, SIQ की प्रक्रिया या प्रकार जो 4 प्रकार मैंने कल पढ़ाए थे आपको इसके पूरे नाम याद रखने ज़्यादातर। तो क्या क्या, CCP, ABL और CCE, मैंने तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए कल पढ़ाया भी था। आज मैंने कहा मूल्यांकन पढ़ेंगे हम इसका। जो मूल्यांकन है या आंकलन है ना उसकी 3 टर्म है, कब 1 से 5 तक होता है और ये 3 टर्म में होता है। इसकी समय अवधि होती है 3 टर्म में। किस तरह से देखो, 45% का जो मूल्यांकन है ना वो प्रथम सत्र में ही हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन होता है F2 ये तो होता है, और FA2 और FA है ना इसका पूरा नाम है फॉर्मेटिव असाइनमेंट। क्या नाम है, रचनात्मक आंकलन। रचनात्मक आंकलन एक होता है और ये है योगात्मक। योगात्मक आंकलन फर्स्ट होता है, रचनात्मक 2 होते हैं, तब जाके एक योगात्मक होता है। और ये 45% का जो कोर्स होता है ना वो कवर हो जाता है इसके अंदर। तो एक योगात्मक हो जाता है, रचनात्मक 2 होते हैं फर्स्ट टर्म में। दूसरी टर्म में होता है 40% का जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होते हैं ना, तो उसके में क्या होगा, यहाँ पर भी 2 होंगे। आपको याद रखना है रचनात्मक हर जगह 2 होते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। FA फर्स्ट, FA सेकंड, FA फर्स्ट, FA इस तरह में नाम नहीं लिखा, यहाँ देख लो आप। और योगात्मक है ना वो क्या होता है, एक ही होता है, जिसे ऐसे कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है पता है आपको, समेटिव असाइनमेंट। क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं नाम, इसका पूरा नाम। यानी कि योगा हम हिंदी में याद रखते हैं। योगात्मक आंकलन है वो 3 प्रकार का होता है 1 साल में, जबकि जो रचनात्मक है वो 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट टेस्ट में 2 बार होता है, सेकंड टेस्ट में 2 बार होता है, थर्ड टेस्ट में 2 बार होता है ना। लास्ट में 15% का ही आपका टेस्ट वगैरह नंबर वगैरह होते हैं वो दिया जाता है। योगात्मक मैंने बता दिया आपको कि 3 बार होता है, फर्स्ट में होता है 45% का, सेकंड में 40% का, और थर्ड टर्म में होता है 15% का, ये याद रखना। उसके बाद है ना ये हो गया RSCERT जो उदयपुर में है ना द्वारा 2018-19 में 3 टर्म में विभाजित किया गया था। इसको किसको, SIQE के मूल्यांकन या आंकलन को। एक शैक्षिक सत्र के लिए योजना व आंकलन की जो संरचना आप पूरा यहाँ देख सकते हो। आधार रेखा या मूल्यांकन पद स्थापन की प्रक्रिया, या आधार रेखा होती है जो समूह में बच्चों को बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है पता है, पहले हम पढ़ते थे ना स्कूलों में, तब A क्लास अलग होती थी, B अलग होती थी, C अलग होती थी। उसकी योग्यता के अनुसार जो अच्छे से इंटेलिजेंट होते थे ना उसको अलग पढ़ाया दिया जाता, थोड़े से कमजोर है उसको लेवल में लाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी। तो याद रखना ये है उसका आधार रेखा जो मूल्यांकन होता है वो है ना। उसके बाद शैक्षिक सत्र के लिए योजना का आंकलन की संरचना 2018 में हुई, 3 टर्म में विभाजित किया। प्रत्येक टर्म को RSCERT द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम व सीखने के प्रतिफल के अनुसार कार्य करवाया जाता था। सतत शिक्षण आंकलन योजना जो कार्य है ना वो होता था, ये देख सकते हो। योजना के निर्माण के समय विद्यार्थियों के समूह और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए योजना का नियोजन किया जाता था। फिर क्या सा होता था, तो यहाँ आप देखोगे तो रचनात्मक आंकलन जिसे फॉर्मेटिव असाइनमेंट कहते हैं। प्रगति का आंकलन करने के लिए 2 बार रचनात्मक आंकलन होता था। मैंने कहा 2 बार रचनात्मक और 1 बार योगात्मक होता है। और देखो मूल्यांकन की विधि को टूल्स और उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग करते हुए प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर योगात्मक, प्रत्येक टर्म यानी कि 2 टर्म 2 रचनात्मक तो 1 योगात्मक होगा, याद रखना। और SIQ में ये जो 3 टर्म है ये देख सकते हो। प्रथम टर्म में 45% का जो टेस्ट होता है पाठ्यक्रम होता है उसको कवर कर लिया जाता है, उसका मूल्यांकन होता है। सितंबर 2022 में हुआ था ये। और द्वितीय टर्म 40%, फर्स्ट जो होता है सेकंड थर्ड और 4 होते हैं। और जनवरी में पहला होता है और सितंबर में होता है, दूसरा होता है जनवरी में, चौथा होता है, तीसरा होता है मार्च में, याद रखना। तृतीय टर्म है उसके अंदर 15% है। नोट कक्षा 1-5 के लिए SA3 के स्थान पर प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन लिया जाता है। और शॉर्ट में बता दूं ये आधार रेखा जिसे बेस लाइन कहते हैं। सत्र के प्रारंभ में ही आधार रेखा का आधार पर बालकों का स्तर निर्धारण किया जाता है। स्तर किस तरह से, आपका मानसिक स्तर होता है ना उस स्तर पे आपको किस क्लास में, यानी कि A क्लास में, B क्लास में, C क्लास में होता है ना स्टूडेंटों का जो लेवल बना दिया जाता है। रचनात्मक आंकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसके अंतर्गत बालक की प्रगति का पता लगाना 2 बार होता है, कुल 6 बार होता है। तो प्रक्रिया यानी कि आप पढ़ा रहे हो और बीच में ही प्रश्न पूछ दिया, वो क्या हुआ, रचनात्मक आंकलन होगा। और पढ़ाने के बाद उसके बाद होता है ना उस तरह से उसे कहते हैं योगात्मक आंकलन। ऐसे जो 3 बार होता है। टर्म की इकाई के अंत में बच्चे की ग्रेडिंग मार्क देने के लिए बच्चे का आंकलन किया जाता है।
SIQ का संचालन राज्य स्तर पर परियोजना संचालन समिति, राज्य कर्मचारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह करते हैं। जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह इसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। SIQ ये है ना, इसके क्या है, 4 स्तंभ या पिलर क्या क्या है। शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन, समता का निर्माण, प्रबंधन, संस्थागत विकास। क्या होता है, संस्थागत विकास। राज्य स्तर पर कौन इसका निर्धारण करता है, RSERT, और जिला स्तर पर डाइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने पर बल दिया गया था, 1986 में है ना। और धारा 29 में RTI, धारा 2009 की धारा 29 में है, और धारा 24 में RTE 2009 की धारा 24 और धारा 29 को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 24 में शिक्षकों के भी कर्तव्य है, और धारा 29 में जो गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, वो है। PME विद्या योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 मई 2020 को लागू हुई। अब बच्चे स्कूलों में ही नहीं बल्कि घरों पर भी अपनी टेलीविजन पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कर सकेंगे। 1 क्लास 1 चैनल है ना, 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में इसको लागू किया गया है। और स्वयं प्रभा टीवी 7 जुलाई 2014 से है। यहाँ पर 12 जो है ना DTS टीवी, और ये मुझे 24 लिखना था, मैंने 27 लिख दिया। 24 इंटू यानी कि 24 घंटे 7 दिन कार्यक्रम GSAT 15 उपक्रम द्वारा चलाया जा रहा है ये टीवी चैनल पे, स्वयं प्रभा टीवी। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है स्वयं प्रभा, याद रखना। दीक्षा पढ़ेंगे हम, पोर्टल दीक्षा पोर्टल पढ़ेंगे, उसके बाद दीक्षा राइस पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट बार में, क्योंकि अब हम MCQ करेंगे जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। भारत में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 यानी कि SDG 4 कब अपनाया गया, तो ये 2015 में अपनाए गए थे। प्रश्न संख्या 2 है, विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए। एक माह में एक बार ही अमावस्या दिन शायद होती हैं। इसको विद्यालय प्रबंधन समिति हम पढ़ेंगे ना, तब पूरा डिटेल से वहाँ बताऊंगी। RTI अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी RTI नियमावली बनाए, तो ये है धारा कौन सी बताएं, धारा 38। तो ये धारा 38 है, धारा 24, धारा 29, इन सबको याद रखना, आपको बार बार परीक्षा में आती है। विद्यालय में की शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है, तो वो होता है पदेन सदस्य सचिव होते हैं शाला प्रधान। जो आपके प्रधानाध्यापक होते हैं ना, वो होते हैं पदेन सदस्य सचिव। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? अब्दुल कलाम की जयंती वगैरह के अवसर पर मनाया जाता है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? ये कई बार रिपीट हो चुका है, 1 अप्रैल 2010 से। ये 7वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया था? नई शिक्षा स्तर में 3 स्तर पर बांटा गया था, आपको पता हो। 4 स्तर पे, सॉरी, अभी बांटा गया है 4 स्तर पे। क्या है, जब नई शिक्षा मैंने पढ़ाई है ना, नई शिक्षा मैंने NEP 2020 पढ़ा भी चुकी हूँ, और भी अगर होता है तो MCQ भी करवाऊंगी, लेकिन मैंने पढ़ा दिया। वहाँ देखना कितने स्तरों पे है, और वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात भी अलग है। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में RTI नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अभी मैंने आपको पढ़ाया कितने मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन और आंकलन होते हैं, जिसके अंदर 6 क्या होते हैं, रचनात्मक, 3 होते हैं योगात्मक, जिसमें से अंतिम योगात्मक होता है वो आपका क्या करता है, प्रमाण पत्र अंक देता है। अंक ग्रेडिंग वगैरह देते हैं ना, तो वो मैंने कहा प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा, यानी कि आपको ग्रेडिंग मार्क वगैरह दिया जाएगा, तो वो योगात्मक आंकलन के आधार पर दिया जाएगा। ये मैंने बता दिए, अभी मैंने पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट में यहाँ से 7-8 प्रश्न जितने भी आए थे, रीड लेवल 2 2023 में पेपर हुआ था, उर्दू में कौन कौन से आए थे वो पढ़ाऊंगी। मैंने पढ़ा दिया अभी तक आपको, जो पहली शिफ्ट थी उसका पढ़ाया। दूसरी शिफ्ट में सिंधी भाषा में वो आए थे जो नवाचारों से प्रश्न, वो पढ़ाए। और आज का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे उर्दू में जो नवाचार संबंधी जो प्रश्न आए थे RTI 2009 से, NEP 2020 से, और विद्यालय प्रबंधन समिति से, और RTI अधिनियम 2009 की धाराओं से जो भी आया है वो मैंने पढ़ाया। MCQ पढ़ाया, और नोट्स साथ में है, और वीडियो भी MCQ भी साथ में चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।